नमस्कार। मैं एक दिन विश्राम के बाद आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। बहनों और भाइयों, मेरे चिकित्सक साथियों, मैंने एक दिन विश्राम के समय इस बात का अनुभव किया कि पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति दीवानापन भी उनका दिख रहा है कार्य करने का। और उसका सीधा सा प्रमाण ये है कि कल पूरे दिन आप सब मेरे लाइव ना आने के कारण मुझसे फ़ोन पर जुड़े रहे। आप सबकी अनेक सुझाव आए, अनेक आपके अनुरोध आए और विशेषकर मुझे अच्छा तब लगा जब हमारे कुछ साथियों ने हमारे पिछले 10 लेक्चर्स के नोट्सबुक दिखाने शुरू किए हमको व्हाट्सएप पे डाल के कि उन्होंने मेरे लेक्चर्स को नोट किया है एज ए डायरी में। अगर मैं अपने उन साथियों का नाम लूँ तो हमारा समय कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत खास और महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और कोलकाता, इतने स्थानों से मेरे पास इतने असंख्य फ़ोन आ रहे हैं और मेरे इतने व्हाट्सएप पे असंख्य साथी जुड़ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जो कुछ मैंने ये प्रयास किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में आप तक पहुंचने का, एक छोटा सा प्रयास मेरा था। निश्चित रूप से आप सबके उत्साहवर्धन से मेरा ये प्रयास सफल रहा। अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कहानी बहुत लंबी है। 32 औषधियाँ मूल हैं। अगर एक एक औषधि को उठाया जाए तो एक दिन मुझे पूरा चाहिए आपको समझाने के लिए, तो 32 दिन ये मेरे पूरे लग जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि एक एक औषधि को आपके बीच अपने अनुभवों के आधार पे वर्णन करूं। इससे पहले कि मैं आज कुछ बातें कहूं, मैं कुछ एक सीधा सा सवाल पहले आपसे कर लूं कि जब इस दुनिया में, इस विश्व में इतनी चिकित्सा पद्धतियां पहले से ही विद्यमान हैं, तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा को क्यों अपनाएं? एक सीधा सा सवाल। ऐसी क्या विशेषता है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाने के लिए बाध्य हों, या हमारी तरफ रोगियों का झुकाव क्यों हो? हमारे पास आने वाले रोगी को हम ये कैसे संतुष्ट करें कि हमारी चिकित्सा प्रणाली अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा काफी कारगर है? ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा और मेरे दिमाग में तो खैर ये सवाल आ ही रहा है। और मैं आपसे जानना भी चाहता हूं कि आखिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक सरल चिकित्सा पद्धति के रूप में इस विश्व में अपने पैर जमा चुकी है, तो क्यों? मैं उसके कुछ कारणों पर जाना चाहूँगा। पहले तो मैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ। जैसे विशेषता नंबर 1 कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोगों की संख्या बहुत बड़ी है और निरंतर रोग और उनके डिफिनीशन और उनके प्रचार प्रसार की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण, चिकित्सा महत्वपूर्ण लक्षणों की जा रही है और एक और सीधी और सरल चिकित्सा पद्धति की तरफ वो नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर रोगों को तो वो टच भी नहीं कर पा रहे हैं। जो रोग का मूल कारण है शरीर में, वहां पर अन्य चिकित्सा पद्धतियां नहीं पहुंच रही हैं। या तो वो रोगों के लक्षण को दूर कर रही हैं या फिर उनको और जटिल बना करके वो रोगी को उसी में उलझाए पड़ी हैं। तीसरा कारण जो समझ में आया अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कि दवाएं अनगिनत हैं, मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं, एक एक रोगों की कई कंपोजिशन मार्केट में आ गए हैं। एक ही दवा बनाने वाली हजारों कंपनियां मार्केट में खड़ी हैं। चिकित्सक भी कंफ्यूज कर रहा है कि हम कौन सी कंपनी की दवा चलाएं
और रोगी भी खाते खाते, और विशेष करके गूगल भैया आ गए हैं, तो रोगी दवा का नाम गूगल पे सर्च करता है, उसके हाल लाभ खुद ही देख लेता है, खुद ही पढ़ लेता है, तो और कंफ्यूज हो जाता है। अगला है कि दवाएं शरीर पर सीधी प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे कुछ हानियां होती हैं या कभी कभी हानियां बहुत गहरी हो जाती हैं। तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता कि दवाएं पौधों के जीवाणुओं से, यानी बैक्टीरिया से, प्लांट से, एनिमल किंगडम से, तमाम एनिमल से, वायरस से, यानी कुल मिला के इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्रकार के जीव, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सब कुछ दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों के उस मशीन में बनते हैं और बन करके बाहर आते हैं। तो स्वाभाविक है जब हम अपनी कोशिका ऊर्जा पौधों की कोशिका ऊर्जा से समाहित करते हैं, तो जब हमको उसमें बैक्टीरिया, मिनरल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस औषध के रूप में मिलेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जाके रिएक्शन करेंगे और लक्षण तो दूर कर सकते हैं, चूंकि उनमें लक्षण को दूर करने की प्रक्रिया है, लेकिन रोग को टच नहीं करेंगे, बल्कि हमारे शरीर के कोशिकाओं में, ऊतकों में अन्य तरह के अतिरिक्त सबसाइडरी रिएक्शन दिखाने लगेंगे और उसके अन्य दूसरे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक उस तरह एक मोटे तौर पर कि हमने कब्ज की दवा ली, हमारा पेट नहीं साफ हो रहा था, हमने कब्ज की दवा ली, किसी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर ने हमको कब्ज की दवा दी, हमारा कब्ज ठीक हो गया, लेकिन उस कब्ज की दवा को खाने के बाद हमको इतना गैस बनने लगा कि हमको सरदर्द शुरू हो गया। सरदर्द ज़्यादा शुरू हो गया तो उसका असर आंखों पे आ गया, आंखें खराब हुई तो हम आंख के डॉक्टर के पास गए, सर दर्द हुआ तो हम फिजिशियन के पास, पेट खराब हुआ तो हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए। यानी कुल मिलाकर के इतने प्रकार के विशेषज्ञों के शरण में हमको वही दवाएं भेजती जा रही हैं। और एक है, रोग उपचार और दवाओं के बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, इस कारण बहुत बड़े अनुसंधान की भी इनको आवश्यकता पड़ती है। चूंकि इतनी दवाएं हैं, इतने लक्षण हैं और इतनी प्रक्रियाएं हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं के चलते अन्य चिकित्सा पद्धतियों को निरंतर बहुत ज्यादा अनुसंधान करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है। अब इन चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कहाँ खड़ी है? हमारे पास रोग एक है, औषधियां मूल रूप से 32 हैं, इलेक्ट्रिसिटी को और एपीपी को मिला लें तो 38 हैं। यानी अगर हमको किसी मेडिकल स्टोर पे दवा रखनी है तो अगर बोतल में रखेंगे तो 38 बोतल, अपने डिस्पेंसरी में रखेंगे तो 38 शीशी, अपने तकिया के बगल में रखेंगे तो 38 ड्राम, छोटी वाली जो शीशी आती है 10 ml की। और जब औषधियां कम तो अनुसंधान भी कम। जब हम 38 रोगों में 38 अंगों के एंजाइम्स के रूप में हम इसको शरीर में उपयोग करने में लगे हुए हैं, तो हमको ये पता है कि एंजाइम्स के क्या रिएक्शन है हमारी कोशिकाओं में। हमारी कोशिकाओं के पाए जाने वाले एंजाइम्स में हमने पहले भी कहा था कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑलरेडी एंजाइम्स उपस्थित हैं। जब हमारी कोशिकाओं के एंजाइम्स कुछ कम काम करने लगते हैं या कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को ठीक करने के लिए हम उसी एंजाइम का उपयोग करते हैं जो एंजाइम वहां पर कम हो चुका है। और जब उस एंजाइम की मात्रा फिर बराबर हो जाती है तो वो अंग, वो ऊतक, वो टिश्यू हमारा सामान्य अवस्था में आके हमको रोग मुक्त कर देता है। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम एंजाइम्स के रूप में 32 अंगों के एंजाइम्स हम 32 अंगों में पहुंचाते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमको बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अनुसंधान सिर्फ उन दवाओं के क्वालिटी पर ही होना चाहिए, और जब क्वालिटी पर हम रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम अपनी दवाओं की गुणवत्ता को और बना सकेंगे, हम बेहतर ढंग से उनको कर सकेंगे। हमारे कुछ साथियों ने सवाल किया, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं कि इसीलिए अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हमारे जनमानस के लिए सबसे कारगर है।
और इन्हीं सब बातों को हमें अपने रोगियों को और जनमानस को समझाना है कि हम दूसरे से बेहतर क्यों हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी औषधियाँ गंधहीन, स्वादहीन, हानि रहित हैं और रंगहीन हैं। न इनका रंग है, न इनका गंध है, न इनका स्वाद है, और ना ही इनका हानि है। ये एक पैरेलल कंपटीशन है। बहुत सी कंपनियां अनेक प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में अपने विशेष गुणों के कारण ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा कारगर होता है। तो ऐसी दशा में हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और हानि रहित हैं। इसलिए भी हम अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा बेहतर हैं। हमारे एक साथी ने कहा कि हम D3 ही क्यों यूज करते हैं, और D3 पर कल बड़ी चर्चाएं हुई, बड़े फोन आए। तो दवा तो हम बनाते हैं D1 में, चूंकि D1 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो कंसंट्रेट मेडिसिन होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए। फिर उसको हम तोड़ के D2 बनाते हैं, थोड़ा डाइल्यूट करते हैं। वो भी हमारे बॉडी के कोशिकाओं के अंदर एंजाइम्स के, चूंकि हमने आपको बताया कि जितनी दूरी हम बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनों की, उनमें टक्कर उतनी तेज होगी, गतिज ऊर्जा उतने तेज होगी, उनके कार्य करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो जब हमारा द्रव गाढ़ा होगा या कंसंट्रेट घोल होगा, तो स्वाभाविक है कि उसके कार्य करने में देर लगेगी, अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगेगा। और D1 बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अगर हम D1 से ही दवा का उपयोग करना शुरू करेंगे तो तब भी हमको उसको तोड़ना ही पड़ेगा। इस नाते D1 और D2 का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के ऊतकों और कोशिकाओं के लिए फिट नहीं बैठता है। D3 से हम काम करना शुरू करते हैं। एक सज्जन ने और कहा कि जब आप 1:9 का रेशियो 450 ml के ग्लोब्यूल में डालते हैं तो क्या वो D4 में नहीं चला जाता? मैं आपको बता दूं कि हम जो RS लेते हैं ग्लोब्यूल्स में मिलाने के लिए, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमारी 5 ml मेडिसिन 450 ग्राम के ग्लोब्यूल्स के अंदर समा जाए। तो चूंकि हम पानी नहीं मिला सकते कि ज़्यादा मात्रा मिला दें तो वहाँ तक पहुँच जाए, गोलियाँ घुल जाएंगी, डिस्टिल वाटर मिलाएंगे घुल जाएगा। लिहाजा एल्कोहल एक ऐसा मीडिया है जो हमारी दवा को उन गोलियों के अंदर तक ले जाएगा। और फिर हमने अपने वार्ता में ये भी कहा था कि जब हम मिक्सचर मिला देते हैं गोलियों का, तो फिर पंखा चला करके उसको किसी बड़े बर्तन में गोलियों को सुखा लेते हैं। सुखाने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे उस ग्लोब्यूल्स में केवल 5 ml मेडिसिन ही है जो 450 ग्राम के गोली में है। बाकी जो हमने RS मिलाया था वो RS 90 ml समाप्त हो चुका है। तो अब ये हमारा गोली बनाने का तरीका था। एक और सवाल हमारे एक वरिष्ठ साथी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर AC त्रिपाठी गोंडा से, उन्होंने हमसे सवाल किया कि पेटेंट मेडिसिन आपकी समझ में क्या है। उन्होंने अपनी बातों को ही बताया। वास्तव में पेटेंट हम किसे कहते हैं? पेटेंट वो प्रोडक्ट है जिसको हम अपनी बपौती बना लें। बपौती का तात्पर्य कि हम कोई चीज़ बनाएं और उसको सरकार के पास ले जाएं, कहें कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने इसको इस तरह बनाया है, हमको इसका पेटेंट का एक मोहर दे दीजिए कि ये चीज़ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की मानी जाएगी। हमारे देश में इतने पौधे हैं, लेकिन विदेशी लोग हमारे ही देश के पौधों को अपना पेटेंट बना करके उसको साबित कर लेते हैं कि ये मेरा ही है। तो पेटेंट तो गवर्नमेंट से मिलने वाली एक सील है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो पेटेंट मेडिसिन जो लोग कहते हैं वो हमको और आपको सबको कंफ्यूज करते हैं। दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई भी पेटेंट मेडिसिन नहीं है। जो पेटेंट मेडिसिन कह करके वो मार्केट में अपने विभिन्न रोगों के नाम से शीशियाँ, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम उतार रहे हैं, वो वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कंपाउंड का एक फार्मूला है जो उन्होंने विभिन्न रोगों के नाम से उसको बना दिया है। यानी कुल मिलाकर के जो हमारे पास 68 कंपाउंड मेडिसिन कुल मिलाकर के थी, टोटल जितना मिला लेते हैं, और वो उन्हीं कंपाउंड मेडिसिन में हेर फेर करके बना लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज तक पेटेंट मेडिसिन बनी ही नहीं हो, ना किसी ने बनाया।
कोई भी एक भी मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सरकार के पास नहीं गई कि उसको पेटेंट कर दिया जाए, उसको एक सरकारी मोहर का ठप्पा दे दिया जाए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि है। इस नाते हम उसको पेटेंट मेडिसिन भी नहीं कह सकते, पेटेंट शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक विभिन्न रोगों के नाम पर, विभिन्न अन्य चिकित्सा पद्धतियों के रोगों के नाम पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कंपाउंड को औषधि का नाम दिया जाना, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक ये बात बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पर मैं आपको समझ पा रहा हूँ और आप हमें समझ पा रहे हैं। हमारे एक सज्जन सुबह कर्नाटक से और फिर एक सज्जन तमिलनाडु से, उन्होंने सुबह हमको करीब 20 पेज का एक लिटरेचर भेजा। मैंने उसको सरसरी निगाह से उलट पुलट के देखा। फिर मैंने उनको लिखा कि ये आप हमारे पास क्यों भेज रहे हैं, आप हमको पढ़ाना चाहते हैं या आप इसमें हमसे कुछ समझना चाहते हैं। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि सर, न मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, न मैं आपसे कुछ इसमें समझना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज आप बता रहे हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, वो वास्तव में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी तीनों में आपके सभी सिद्धांत मेल खाते हैं। लिहाजा हम आपको नमस्कार करते हैं, आपके इस वार्ता को हम लोग स्वीकार करते हैं, आपके इस जितने स्टेट आपने दिए हैं। तो मैंने उनका आभार। वास्तव में हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पतियों की शरीर क्रिया विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का आपस में समावेश, एंजाइम्स की क्रिया विधि, ये सब जो किताबों से हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, हाँ, उनके पढ़ने के बाद कुछ मनन, संशोधन या अपनी बातों को समावेश करना, ये सामने बैठे लोगों को समझाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन हम अमोनिया और हाइड्रोजन को मिला के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनती है, हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। इसी तरीके से एंजाइम्स की प्रक्रिया एज ए कैटालिस्ट ही कार्य करती है, हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। फीडबैक मैकेनिज्म को हम कोई संशोधन नहीं कर सकते। सोडियम पंप सिस्टम, जो हमने पहले दिन आपको, दूसरे या तीसरे दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे ऊतक में एक टिश्यू फ्लूइड होता है और एक हमारे बॉडी के अंदर होता है सीएफ, और सीएफ एक अंदर एक बाहर, जिसमें एक्सोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में सोडियम और पोटेशियम आयन का हमने आदान प्रदान आपको बताया था। वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझको भेजी और तो मैंने उनको धन्यवाद दिया कि कम से कम मुझे ये लगा कि आप लोग मेरे द्वारा कहे गए इन लेखों पर अपना समय लगा रहे हैं, आप किताबों में या गूगल पर सर्च कर रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नाम क्यों दिए गए हैं, तो नाम पर मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया था कि आपका अभी 3 दिन पहले भी, जैसे जब आप गूगल पे जाएंगे और सैक्रोफ्लोसो को आप चेक करेंगे या कैंसरेसो को आप चेक करेंगे, तो उसमें आएगा दिस इज ए नाउन, और इटैलिक शब्द के आप डिक्शनरी में जाएंगे तो वहाँ भी आएगा नाउन, उसका एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये बने हुए शब्द आएंगे। यानी हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बाद इस विश्व पर आई, तो जो कमियां मैटी जी को अन्य चिकित्सा पद्धतियों में मिली, उनको दूर करते हुए उन्होंने एक बहुत सस्ती, बहुत आरामदायक चिकित्सा पद्धति और कम औषधियों की चिकित्सा पद्धति ला करके रख दिया कि चिकित्सक को न भटकना है, न कहीं दूर जाना है, सिर्फ 32 अंगों तक ही अपने इस दिमाग को लगाए रखना और रोगी को ठीक करना है। ये हमारे तमाम कल के सवालों में जो मैंने आप सबके नोट किया था। हाँ, एक सवाल हमारा और रह गया। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि जब भारत में 114 पौधे नहीं मिलते हैं तो इसकी औषधियाँ कैसे बनाई जाएं। इस पर मैंने आपसे चर्चा एक दिन किया था, शायद आप भूल गए थे। हमारे भारत में 96 प्लांट मिलते हैं। जो पौधे नहीं मिलते उनकी वैरायटी तो भारत में है। हमने अभी कहा कि हमको अनुसंधान करने की आवश्यकता बहुत कम है, तो उस कम अनुसंधान में एक अनुसंधान आप यही क्यों नहीं कर लेते, एक रिसर्च आप यही क्यों नहीं कर लेते कि जो पौधे भारत में उपलब्ध हैं हम उन्हीं पर इन औषधियों का शोधन करें,
उन्हीं के द्वारा इन औषधियों को बनाएं, उनकी उसी फैमिली के दूसरे प्लांट के गुणों को देख करके उसको दवा बना करके हम प्रयोग करके देखें, अपने रोगियों को आजमाएं। एक बड़ी सार्थक और सटीक उदाहरण मैं आपको दूं। दवाओं की रैपर पर लिखा रहता है बीपी, ईपी, आईपी। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? बीपी लिखा रहता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, यानी ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया के फार्मूले के अंतर्गत तैयार की गई है। ये दवा इंडियन फार्माकोपिया के आधार पर तैयार की गई। फार्माकोपिया का तात्पर्य औषध बनाने के सिद्धांत, उसके फार्मूले, उनके एटमॉस्फेयर, उनके टेम्परेचर, उनके उपकरण से है। यानी एक समाहित मैंने कर दिया फार्माकोपिया का अर्थ क्या है। उन दवाओं का शोधन किसी लैब में किया जाना, फिर उसको औषध के रूप में बाहर निकालना, यही फार्माकोपिया बताता है। जब आप बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात, तो इंग्लैंड का टेम्परेचर दूसरा है, इंग्लैंड में का खान पान दूसरा है, उनकी कैपेसिटी दूसरी है। जब वो दवा भारत में आती है, भारत के लोगों को यूज कराई जाती है, तो स्वाभाविक है कि वो उतना काम नहीं, बात बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से इंडिया में बनने वाली औषधियां, अभी मैंने परसों अखबार में पलट रहा था, तो जिस क्लोरोक्विन को अमेरिका ने भारत से मंगवाया था, वहाँ के मेडिकल साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट छपी थी दैनिक हिंदुस्तान में। उसमें लिखा था कि ये कोरोना के वायरस में क्लोरोक्विन सार्थक नहीं दिखाई पड़ रही है। भाई भारत ने उसको बनाया था, भारत के लोगों पे वो कुछ काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी भारत सरकार ने उन दवाओं का उपयोग भी किया। लेकिन जब वो दवाएं यहाँ से अमेरिका पहुंच गई, तो अमेरिका के एटमॉस्फेयर, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के लोगों के खान पान, वहाँ के रहन सहन, उनके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के लोगों के समान नहीं हो सकता। जितनी अच्छी कारगर यहाँ होगी, उतनी अच्छी कारगर वहाँ हो ही नहीं सकती। तो अब आइए, जब इतने तर्क मैंने आपको दे दिए, तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भारत के लोग भारत में रह के भारत के मरीजों के लिए भारत के पौधों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जो वनस्पति विज्ञान के शास्त्री हैं, रसायन विज्ञान के शास्त्री हैं, वो इस पर शोध करें। मेरा उनसे अनुरोध है कि भारतीय पर्यावरण में रह करके, भारतीय समाज में रह करके भारत की औषधियों का, भारत के जो पौधे हैं उनसे औषधियों का तैयार करें, और उनसे बनने वाली औषधियां निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक नया करिश्मा दिखाएंगी। अभी मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने भी कुछ एक दो औषधियों को ट्रायल के रूप में अपने लाम में उगा रखा है, और उनसे मैं कुछ बना रहा हूँ। जब बन जाए और मैं उसका प्रयोग करके कुछ लाभ पा जाऊँ, फिर मैं उस बात को आपसे ओपन करूँगा कि मैंने इस भारतीय पौधे से एक नया करिश्मा किया। चूँकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, समय नहीं है, घरेलू एटमॉस्फेयर ही मैं कुछ प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े लैब चंपारण में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के भोपाल में स्थापित कर रखे हैं, खास करके बिहार के जो है एक बहुत बड़े औषध निर्माता हैं, नाम नहीं लूँगा, जो सुनते हैं, वो गैलन में बहुत बड़े बड़े ड्रम में दवाइयाँ बनाते हैं और छतों पर उनके ड्रम के ड्रम भरे और सप्लाई खूब करते हैं। मैं आज तक वहाँ जा नहीं पाया, एक दो बार लोगों का प्रयास हुआ कि चला जाए, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मैं किसी को चेक करने क्यों जाऊं भाई, मुझे क्या आवश्यकता है। वो बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, उनकी दवाएं खप रही हैं, लोग ले रहे हैं। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दाता से दीन भला है, तो ठीक है, अगर उनकी दवाएं लोग यूज कर रहे हैं तो मैं उसमें बाधक क्यों बनूं, या मैं उनकी कमियां क्यों खोजूं। लेकिन मैं उन सबसे कहूँगा जो औषधियाँ बना रहे हैं कि आप भारतीय पौधों पर शोध करके भारतीय पर्यावरण में, भारतीय तापक्रम में, भारतीय समाज के अंदर रह करके आप भारत के लोगों के लिए काम करें। ठीक जैसे भारत का संविधान भारत में बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए। हम
खुद अपने देश में रह के अपने देश के पौधों से औषधियां बनाएं और उन औषधियों से हम कुछ नए विकल्प ला करके इलेक्ट्रोहोपैथी में रखें। कल को हम ये ना कहें कि ये दवा हमारे देश में नहीं, हमको अमेरिका से, इटली से, जर्मनी से मंगाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करते। तो ये भी एक शोध का विषय है इलेक्ट्रोहोपैथी में। आज चूंकि मैं अपने 2 दिन मैंने आपसे समय मांगा था, मैं कुछ अपने घरेलू कार्यक्रम में व्यस्त था, लेकिन फिर भी मैं आपसे विशेष अनुरोध पर मैं आपको आज कम समय के लिए आपके बीच में आया। कुछ बातों पर आपसी चर्चा हुई। मैं कोशिश करूंगा कि कल एक नई विधा के बारे में जो इलेक्ट्रोहोपैथी करके आपके बीच आऊं। मेरा प्रयास रहेगा कि कल सुबह 11 बजे ही आपसे मिलूं। अगर सब कुछ सामान्य रहा तब तक के लिए मैं आप सबसे एक बार फिर विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।